हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति को पढ़ रहे हैं। अब तक संख्या पद्धति का 2 वीडियो आ चुका है, जिसमें हम लोग सबसे पहले वाले वीडियो में इस पाठ का परिचय पढ़े थे, जिसमें ओवरऑल हम लोग इस चैप्टर के बारे में समझे थे कि आखिर इस चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है। मैंने इस पाठ से संबंधित सारी मूलभूत बातें आपको इस पाठ के परिचय वाले वीडियो में समझा दी थी। उसके बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 के सवालों को हल किया था। अब इसी क्रम में आगे हम लोग प्रश्नावली 1.2 के सवालों को हल करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्रश्नावली 1.2 है, इसमें टोटल 4 प्रश्न हैं। प्रश्न 1 में आपको 3 कथन दिए गए हैं। इन कथनों को आपको पढ़ना है और बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य, और आपको अपना उत्तर कारण के साथ देना है। मतलब आपको बताना है कि अगर ये कथन सत्य है तो क्यों सत्य है, और अगर ये कथन असत्य है तो क्यों असत्य है। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह है। आपको बताना है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का आपको उदाहरण देना है जो एक परिमेय संख्या है। तीसरे क्वेश्चन में आपको कड़ी में 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, और चौथा क्वेश्चन एक क्रियाकलाप है जिसमें आपको एक स्क्वायर रूट स्पाइरल यानी वर्गमूल सर्पिल का रचना करना है। तो ये सभी क्वेश्चंस हैं जिनको आपको प्रश्नावली 1.2 में पढ़ने हैं। इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हैं वो बस इसीलिए दिए गए हैं ताकि आपके संख्याओं के प्रति ज्ञान को परखा जा सके। मतलब आप संख्याओं को अच्छी तरह से जानते हैं या नहीं जानते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो सत्य और असत्य बताना है, आप जब जानेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है, तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन संख्याओं के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इन सवालों पे आएंगे। बस इनको हम लोग केवल रिवाइज करेंगे, 2-3 मिनट लगेगा, क्योंकि इस पाठ के परिचय वाले वीडियो में मैंने बड़े डिटेल में इन सभी संख्याओं के बारे में आपको पहले से ही बता रखा है। तो जो लोग इसको देखे होंगे उनको काफी अच्छे से पता होगा इन संख्याओं के बारे में। मैंने आपको उस वीडियो में बाकायदा डेफिनेशन लिखना भी सिखाया था, और किस तरह से आप सभी संख्याओं की परिभाषा को बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। इस चीज को भी हम लोगों ने उसमें बड़े डिटेल से डिस्कस किया था। तो अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। इसको देखने के बाद उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए जल्दी से इन संख्याओं को रिवाइज कर लेते हैं। आपका समय नष्ट न हो इसलिए मैंने पहले से ही मोटी मोटी बातें यहाँ पे लिख रखी हैं कि क्या होती हैं ये संख्याएं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख रखा है प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर बेसिकली क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनकी सहायता से हम लोग प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को गिनते हैं। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि गिनती करने की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, राइट। और गिनती करने की संख्याएं क्या है, वो संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि हम लोग इसी से तो गिनती करते हैं, राइट। तो इन्हीं संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह कैपिटल N है, ठीक है। तो गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और वो संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। फिर है पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या क्या होता है, तो पूर्ण संख्या क्या होता है, बेसिकली आप लोग अगर प्राकृतिक संख्या पे ध्यान देंगे तो ये संख्याएं देखेंगे आप लोग 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है, 1 से शुरू हो रहा है और इनफाइनाइट तक जा रहा है। यहाँ पे आपको कहीं 0 नहीं मिल रहा है, राइट। और 0 के बिना तो संख्याएं अधूरी रहती हैं, क्योंकि 6, 7, 8, 9, 9 के बाद आपको 10 भी गिनना है, और अगर आपको 10 गिनना है तो उसमें 0 भी आएगा। तो हम लोग जब संख्या में आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग इन प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण बनाने के लिए 0 भी संख्याओं में सम्मिलित करते हैं। तो जैसे ही हम लोग प्राकृतिक संख्या में 0 भी सम्मिलित कर लेते हैं ना, तो जो संख्या का नया समूह प्राप्त होता है वो कहलाता है पूर्ण संख्या, होल नंबर, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं पूर्णांकों के बारे में। ये पूर्णांक क्या होते हैं, तो पूर्णांक भी कुछ इसी तरह है, इंटीजर्स इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इन पूर्णांकों में सारे के सारे पहले तो पूर्ण संख्याएं हैं 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, और उसी के साथ यहाँ पे जो ऋणात्मक संख्याएं हैं हमारे पास उनको भी ऐड कर लिया गया है। तो जो हमें नया संख्या समूह प्राप्त हुआ है इसी को हम लोग कहते हैं पूर्णांक। कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित कर लेते हैं तो जो नया संख्या समूह प्राप्त होता है वही कहलाता है पूर्णांक, इंटीजर। आमतौर पर इसको कैपिटल I से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं परिमेय संख्या के बारे में। ये परिमेय संख्या क्या होता है, रेशनल नंबर। ऐसी सभी संख्याएं जिनको हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हो और Q का वैल्यू जो है 0 ना हो, उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1, 2, 0, -3, 1/2, 5/2 और 22/7। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। एक बार फिर से आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा कि ऐसी सभी संख्याएं जिनको हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें और Q का वैल्यू क्या हो, 0 ना हो, तो उन सभी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। आप हो सकता है सोचें कि 1 कैसे परिमेय संख्या है, ये तो P/Q के रूप में नहीं है, लेकिन हम लोग इसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हम लोग 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 0 को भी 0/1 लिख सकते हैं, राइट। तो ये सभी संख्याएं P/Q के रूप में व्यक्त हो पा रही हैं और कहीं भी Q का वैल्यू जो है वो 0 नहीं है, यानी ये संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। और जो पाई का सन्निकट वैल्यू होता है, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता, पाई का लगभग मान 22/7 होता है, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर, बिल्कुल परिमेय संख्या के विपरीत है। ऐसी सभी संख्याएं जिनको हम लोग P/Q के रूप में न व्यक्त कर सकें वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, पाई है, हाँ, ये सभी संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। पाई आप देखेंगे एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई का सन्निकट वैल्यू है, लगभग मान है यानी 22/7, वो एक परिमेय संख्या है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं वास्तविक संख्या के बारे में, रियल नंबर। ये वास्तविक संख्या क्या होता है, बेसिकली ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का मिश्रित रूप होता है। मिश्रित रूप इन द सेंस कि अगर हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को किसी एक ही बाल्टी में डाल दें और फिर पूछें भाई इसमें किस तरह की संख्याएं हैं, इस बाल्टी में किस तरह की संख्याएं हैं, तो आप 2 तरह से इसका जवाब दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इस बाल्टी में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं, या फिर आप सीधे कह सकते हैं कि इस बाल्टी में वास्तविक संख्याएं हैं। मतलब अगर हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को एक ही में मिला दें तो जो नया संख्या समूह
समूह प्राप्त होगा उसको हम लोग वास्तविक संख्या बोलेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए 2 है, 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। 1/2 एक परिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। 22/7 एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से जो संख्याओं के समूह हैं, ठीक है, जिसमें परिमेय संख्या भी है, अपरिमेय संख्या भी है, तो ऐसे समूह को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। आप लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे कि जो वास्तविक संख्या है उसमें परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है। लेकिन अगर इसके विपरीत मैं आपसे कहूं कि सभी की सभी परिमेय संख्याएं क्या वास्तविक संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याओं में तो परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या भी आता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, सभी की सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं, लेकिन सभी की सभी परिमेय संख्याएं या फिर सभी की सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं नहीं हो सकती। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। उसी तरह यहाँ पे भी आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जो परिमेय संख्याएं हैं उसमें आप देखेंगे कि सभी के सभी पूर्णांक हैं, पूर्ण संख्याएं भी हैं और प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे जो सभी के सभी पूर्ण संख्याएं हैं वो आपको पूर्णांकों में भी देखने को मिलेंगे, मतलब सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक भी हैं। और उसी तरह प्राकृतिक संख्या के भी साथ है, सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं। ये आपको मिल रही है ना, प्राकृतिक संख्या जो है 1 से इनफाइनाइट तक जो जा रही है वो आपको पूर्ण संख्या में भी मिल रही है। इसका मतलब ये है कि सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, सभी की सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक भी होते हैं और सभी की सभी पूर्णांक परिमेय संख्या भी होते हैं। ठीक है, लेकिन उसके विपरीत अगर हम लोग कहें कि क्या सभी की सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 तो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। राइट, तो ये मोटी मोटा आप लोग संख्याओं के बारे में समझ लिए, रिवाइज कर लिए एक तरह से। अब ये समझ लिए तो पूरा ये जो प्रश्नावली है इसी पे आधारित था, तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस को आसानी से हल कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। यहाँ पे एक डायग्राम है जिसको मैंने इस पाठ के परिचय वाले वीडियो में बड़े ढंग से आपको समझाया था, वहीं से मैंने इसको लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे जो सबसे बड़ा गोला है, एग्जैक्टली गोला तो नहीं है लेकिन फिर भी सफेद वाला, वो वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वास्तविक संख्या के अंदर आपके 2 बड़े गोले हैं, एक ग्रीन वाला और एक ही कौन सा कलर है, पता नहीं कौन सा कलर है, जो भी है, मतलब इसमें 2 गोले हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, जो रिप्रेजेंट कर रहा है परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को। यानी वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्याएं हैं। वही चीज है जो मैंने यहाँ ऊपर आपको समझाया था इस वाले स्लाइड में। आप लोग देखेंगे जो वास्तविक संख्या है यहाँ पे वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप है। मतलब वास्तविक संख्याओं के अंदर हमारी क्या है, परिमेय संख्याएं भी हैं और अपरिमेय संख्याएं भी हैं। उसी चीज को बड़े ब्यूटीफुल तरीके से इस वाले चार्ट में दर्शाया गया है। वास्तविक संख्या के अंदर 2 संख्याएं हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये बता रहा है कि जो वास्तविक संख्याएं हैं वो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का क्या है, सम्मिलित रूप है। अब परिमेय संख्या के अंदर 1 2 3 गोले हैं, यानी परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है आपका पूर्णांक, मतलब जो सभी के सभी पूर्णांक हैं वो परिमेय संख्या भी हैं। और पूर्णांक के अंतर्गत आता है पूर्ण संख्या, मतलब सभी के सभी जो पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्णांक भी हैं। और पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है प्राकृतिक संख्या। इसका मतलब यह है कि जो सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं भी हैं। तो ये वही चीज है, इसको आप इस ग्राफ के माध्यम से बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। अब ये रहा प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन आंसर। चलिए अब इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस वाले क्वेश्चन को हल करेंगे। ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें 3 कथन दिए गए हैं। इन कथनों को आपको पढ़ना है और बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य, और आपको अपना जो जवाब है वो कारण के साथ देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले कथन को यहाँ पे देखते हैं। ये कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अभी मैंने आपको बताया कि जो वास्तविक संख्या है वो सम्मिलित रूप है किसका, परिमेय संख्या का और अपरिमेय संख्या का। राइट, और यहाँ पे कथन आपसे कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल होती है, ये कथन सत्य है। कैसे सत्य है भाई? क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब मैंने अगर आपसे ये कहा कि अगर आपके पास एक बाल्टी है, ठीक है, जिसमें परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बाल्टी में किस तरह की संख्याएं हैं, तो आप लोग कहेंगे कि भैया इस बाल्टी में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं हैं। लेकिन मैं कहूं कि जवाब मुझे एक शब्द में चाहिए, तो आप कहेंगे कि इसमें वास्तविक संख्याएं हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अगर आपके पास इस बाल्टी में वास्तविक संख्या है तो डेफिनेटली इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों हो सकती है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो अपरिमेय संख्या है वो क्या है, वास्तविक संख्या ही है। राइट, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हम लोग इसका आंसर लिखेंगे सत्य। ये कथन क्या है, सत्य है। कारण हम लोग इसका ये दे सकते हैं कि जो अपरिमेय संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही आती हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सत्य, क्योंकि यहाँ पे जो कथन था आपका वो था प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हमने कहा सत्य क्योंकि अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं के ही अंतर्गत आती हैं। आप लोग इसको भी चाहें तो नीचे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो ये कथन क्या था, कथन था प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हमने कहा हाँ, क्योंकि जो सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याओं के ही अंतर्गत आती हैं। तो ये कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। चलिए अब ये दूसरा कथन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे जो आपका दूसरा कथन है वो कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिख रहा है कि प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, हम जानते हैं संख्या रेखा पर बहुत सारे बिंदु होते हैं। ये कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, और √m को बता रहा है कि m एक प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर प्राकृतिक संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए 2 है, 3 है,
4 है, 5 है, तो इस कथन के अनुसार जो संख्या रेखा है उस पे कोई भी बिंदु हो वो हमेशा क्या होगी, रूट एम के रूप में होगी। रूट एम मतलब प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल के रूप में होगी। क्यों? क्योंकि रूट एम का जो वैल्यू है वो प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि जो एम है यहाँ पे एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कड़ी में प्राकृतिक संख्या। और कोई चीज जब रूट के अंदर आ जाता है, कड़ी में आ जाता है, तो उसका मतलब उस संख्या का वर्गमूल, यानी एक प्राकृतिक संख्या का क्या, वर्गमूल। तो ये कथन ये कह रहा है कि जो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु है वो एक प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल के रूप में होता है। तो क्या ये कथन सत्य है? हम लोग इसको इस तरह से देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास √2 है, हम लोग प्राकृतिक संख्या, अच्छा 2 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। अभी मैंने आपको बताया ना, गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। हमने 2 को क्या रखा, रूट के अंदर रखा। यहाँ पे इन्होंने यही बोला है, रूट के अंदर। उसके बाद फिर √3 है, √4 है, फिर √5 आएगा, राइट। तो आप लोग देखेंगे ना, जो √2 का वैल्यू है वो क्या होता है, 1.141 ऐसे करके कुछ होता है। √3 का वैल्यू 1.732 करके ऐसे कुछ होता है। और √4 का वैल्यू तो आपको पता ही है 2 होता है। √5 का वैल्यू 2.236 होता है, राइट। यहाँ पे √2 का वैल्यू 1.414 होता है, राइट। तो एक चीज़ अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, अगर हम लोग उसका वर्गमूल निकाल रहे हैं तो सभी के सभी धनात्मक आ रहे हैं, राइट। कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो ऋणात्मक हो। सारे के सारे प्राकृतिक संख्याओं के यहाँ पे जो वर्गमूल हैं वो कैसे आ रहे हैं, धनात्मक आ रहे हैं। और यहाँ पे कथन में कहा गया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल के रूप का होता है। इसको इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है, क्योंकि यम का मतलब प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्या को हमने रूट में डाल दिया है, यानी प्राकृतिक संख्या का क्या, वर्गमूल। तो संख्या रेखा का अगर प्रत्येक बिंदु प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल के रूप का अगर होगा तो इसका मतलब यह है कि जो संख्या रेखा के सभी बिंदु हैं उस पर केवल धनात्मक संख्याएं होती हैं। इसका मतलब तो यही हुआ, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल आ रहे हैं हमारे पास वो सभी के सभी धनात्मक आ रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो ऋणात्मक है। तो क्या इसका मतलब यह है कि जो संख्या रेखा है उस पर केवल धनात्मक संख्याएं होती हैं, वहाँ पे 0 नहीं होता और ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं? ऐसा तो नहीं है। संख्या रेखा पर 0 भी होता है, ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। तो ये कथन क्या हो जाएगा, ये कथन भाई असत्य हो जाएगा, राइट। बात समझ में आ रहा है? मैं चाहता तो डायरेक्ट चीजों को लिख देता, लेकिन मेरा मतलब है आपको समझाना। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इसके जवाब में लिखेंगे असत्य, राइट। हम लोगों ने लिखा कि असत्य, प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल सदैव धनात्मक होते हैं, लेकिन संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। और क्वेश्चन यही कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। कहने का मतलब यह है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल के रूप का होता है। हमने कुछ प्राकृतिक संख्याओं को लिखा, उनका वर्गमूल निकाला, हमने पाया कि प्राकृतिक संख्याओं के जो वर्गमूल हैं वो धनात्मक आ रहे हैं। और इस हिसाब से जो कथन हो जा रहा है वो ये हो जा रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु केवल धनात्मक होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, -1, -2, -3, 0, है ना। तो हमने वही लिखा कि प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल सदैव धनात्मक होते हैं, लेकिन संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, इसलिए कथन क्या है, असत्य हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आप लोग चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं, असत्य, संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। अब हम लोग ये तीसरा कथन देखते हैं अगले स्लाइड पर। वेल, यहाँ पे तीसरा कथन ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। बिल्कुल इसका विपरीत है, और इसका विपरीत है। ये कथन सत्य हुआ था, इसका मतलब ये असत्य हो जाएगा, सीधे पता चल रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग इसको भी एक बार लिख लेते हैं। क्या कह रहा है कि वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब वास्तविक संख्या क्या होती है, मैंने अभी अभी आपको बताया था। वास्तविक संख्या जो है वो सम्मिलित रूप होती है किसका, परिमेय संख्या का और अपरिमेय संख्या का। और कथन ये कह रहा है कि सभी की सभी जो वास्तविक संख्याएं हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या ऐसा होगा? बिल्कुल भी ऐसा होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो सभी की सभी वास्तविक संख्याएं हैं उनमें केवल अपरिमेय संख्या कैसे हो सकती है? सभी की सभी वास्तविक संख्याओं में तो परिमेय संख्या भी होगी और अपरिमेय संख्या भी होगी। अगर हम ये कहें कि सभी की सभी वास्तविक संख्याएं केवल परिमेय संख्याएं हैं तो ये भी कहना गलत होगा। और अगर हम ये कहें, जो ये कथन कह रहा है कि सभी की सभी जो वास्तविक संख्याएं वो अपरिमेय संख्याएं होंगी, तो ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याओं में हमेशा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं दोनों होंगी। सभी की सभी वास्तविक संख्याएं केवल परिमेय संख्या नहीं हो सकती, सभी की सभी वास्तविक संख्याएं केवल अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक संख्याएं हैं वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप है, राइट। लेकिन अगर यही चीज उल्टा लिखा होता, मतलब इन चीजों को आपस में स्वैप कर दिया जाता, वास्तविक संख्या और अपरिमेय संख्या को, तो क्या हो जाता कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, मतलब ये क्वेश्चन बन जाता। तो ये कथन क्या हो जाता, सत्य हो जाता। क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या होगा ही, प्रत्येक परिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या होगा ही। मैं कहूं कि 2 क्या है, आप कहेंगे भैया 2 परिमेय संख्या है, लेकिन 2 वास्तविक संख्या भी है। 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन ये वास्तविक संख्या भी है, राइट। √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, वास्तविक संख्या भी है। क्यों? क्योंकि जो परिमेय संख्याएं हैं या फिर अपरिमेय संख्याएं हैं वो क्या है, वास्तविक संख्याओं का एक पार्ट है। अगर ये वास्तविक संख्या है तो इसी के अंदर परिमेय संख्या भी है, इसी के अंदर अपरिमेय संख्या भी है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कोई संख्या परिमेय संख्या हो या कोई संख्या अपरिमेय संख्या हो वो वास्तविक संख्या ना हो। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। यानी ये जो तीसरा कथन है क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे असत्य। अब इसका कारण हम लोग किस तरह से लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे क्योंकि
अब बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे वास्तविक संख्या का नाम लिखेंगे जो वास्तविक संख्या तो हो लेकिन अपरिमेय नहीं हो। अब ऐसी संख्या क्या होगी जो वास्तविक संख्या हो लेकिन अपरिमेय संख्या ना हो। अब इसलिए वो परिमेय संख्या होगी। बात समझ में आ रहा है? एक ऐसी संख्या अगर हम लोग लिखना चाहें जो वास्तविक संख्या हो लेकिन अपरिमेय नहीं हो, इसका मतलब क्या है, बचा तो केवल हमारे पास परिमेय संख्या ही है ना। तो हम लोग एक परिमेय संख्या का ऑब्वियसली नाम लिखेंगे। हम लोग कहेंगे कि क्योंकि लेट्स से एक परिमेय संख्या ले लेते हैं, 1/2 ले लेते हैं। हम लोग कहेंगे कि क्योंकि 1/2 एक वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय नहीं। राइट। कथन क्या था? कथन था यहाँ पे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। हम लोगों ने कहा असत्य। ये कथन असत्य है, सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/2 एक वास्तविक संख्या तो है लेकिन वो अपरिमेय संख्या नहीं है। ये कथन असत्य हो गया सीधे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन 1 हम लोगों ने देख लिया। इसमें 3 कथन थे। ये 1-1 मिनट का क्वेश्चन था लेकिन मैंने थोड़ा सा डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है। मैं चाहता तो डायरेक्ट आंसर लिख देता, ठीक है, आप लोग फिर भी समझते लेकिन उतना डिटेल में नहीं समझ पाते। राइट, तो इसलिए मैंने एक एक चीजों को लिख लिख करके आपको बताया। यहाँ पे पहला कथन था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हम लोग जानते हैं कि जो वास्तविक संख्या है वो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों का मिश्रित रूप है, दोनों का सम्मिलित रूप है। और अगर वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप है तो जो सभी की सभी परिमेय संख्याएं होंगी या फिर जो सभी की सभी अपरिमेय संख्याएं होंगी वो वास्तविक संख्याएं भी होंगी। इसलिए कथन क्या हो गया था? सत्य हो गया था। दूसरा कथन यहाँ पे ये कह रहा था कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। यानी ये कथन अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली ये कह रहा था कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल के रूप में होता है। हमने क्या किया, कुछ प्राकृतिक संख्याएं ली, 2 3 4 5 है, उनका वर्गमूल निकाला। हमने पाया कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के जो वर्गमूल आ रहे हैं वो धनात्मक आ रहे हैं। कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिसका वर्गमूल ऋणात्मक आए। और हम जानते हैं कि संख्या रेखा पर तो ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, इसलिए कथन असत्य हो गया। क्योंकि इस कथन के हिसाब से तो संख्या रेखा पर केवल धनात्मक संख्याएं ही होती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। संख्या रेखा पर तो 0 भी होता है जो न धनात्मक है न ऋणात्मक है, और ऋणात्मक संख्याएं तो होती ही होती हैं। तो ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया था। हमारा तीसरा वाला कथन यह था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब ये पहले वाले कथन का विपरीत है, कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या में केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है, वास्तविक संख्या में तो परिमेय संख्या भी होती है ना। वास्तविक संख्या में तो परिमेय संख्या भी होती है, लेकिन ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, जबकि ऐसा नहीं है। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होता है। अगर यहाँ पे परिमेय संख्या भी लिखा रहता है ना तो भी ये कथन असत्य हो जाता। तो ये कथन भी असत्य हो गया। हमने लिखा कि नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि 1/2 एक वास्तविक संख्या है लेकिन एक अपरिमेय संख्या नहीं है। हम लोग 1/2 के स्थान पर कोई भी परिमेय वास्तविक संख्या लिख सकते हैं। राइट, हम लोग चाहे तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं, कोई भी एक परिमेय वास्तविक संख्या लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस कथन को ही बताया और इसके कारण की भी पुष्टि की। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। एकदम ठीक क्वेश्चन है। देखो, इन क्वेश्चन को लगाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन क्वेश्चन में कोई भारी भरकम कैलकुलेशन है जिसको आपको हल करना है कॉपी लेकर के। नहीं, आपके पास बस संख्याओं का कितना समझ है उसी को परखने के लिए सभी क्वेश्चन दिए गए हैं। कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? हम लोग कुछ धनात्मक पूर्णांक लिख लेते हैं पहले, जैसे 2 3 4 5। कुछ धनात्मक पूर्णांक हमने लिख लिया। फिर कह रहा है कि इन धनात्मक पूर्णांकों के क्या वर्गमूल, तो इन सभी का हम लोग क्या कर लेते हैं, वर्गमूल लिख लेते हैं। हम लोग इसको रूट के अंदर रैप कर देंगे इन सभी को। ठीक है, हमने कुछ धनात्मक पूर्णांक लिख लिए, उसके बाद इनका वर्गमूल लिख लिया। अब ये √2 है। √2 का मतलब क्या होता है? √2 का मतलब 2 का वर्गमूल। √3 का मतलब 3 का वर्गमूल। ठीक है, जैसे ही करड़ी के अंदर कोई संख्या आती है इसका मतलब होता है कि 4 का वर्गमूल। अगर करड़ी में 4 लिखा है इसका मतलब क्या होता है? 4 का वर्गमूल ही होता है ना। अगर 4 का स्क्वायर हो तो इसको हम लोग पढ़ते हैं 4 का वर्ग, और ये क्या है? 4 का वर्गमूल। ठीक है, दोनों में ये अंतर होता है। कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। चलो भाई करके देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है पहले से ही। इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू 1.414 होता है। √3 इसका वर्गमूल क्या होता है? अच्छा, ये यहीं पे समाप्त नहीं होता, ये चलता ऐसे जाता है। ठीक है, ऐसे चलता जाता है। ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। उसी तरह √3 का वर्गमूल क्या होता है? √3 का वर्गमूल होता है आपका 1.732, और ये चलता जाता है। ये भी क्या है? अपरिमेय है। राइट। √4 का वैल्यू क्या होता है? 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। ये क्या हो गया? ये तो भाई परिमेय हो गया, है ना। √5 का वैल्यू क्या होता है? 5 का वर्गमूल क्या होता है? 5 का वर्गमूल होता है 2.236 हाँ, ऐसे ही चलता जाता है। ये भी अपरिमेय है। बस हल कर लिया हमने इस क्वेश्चन। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा था? यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? हमने कुछ धनात्मक पूर्णांक लिखे, हमने चेक किया कि क्या इनके वर्गमूल परिमेय है या अपरिमेय। हमने पाया कि 2 का जो वर्गमूल है वो अपरिमेय है, 3 का जो वर्गमूल है वो भी अपरिमेय है, लेकिन 4 का वर्गमूल परिमेय है। 4 क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है लेकिन इसका वर्गमूल क्या है? परिमेय है। 5 का जो वर्गमूल है वो अपरिमेय है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सभी के सभी धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल होते हैं वो अपरिमेय नहीं होते, वो परिमेय भी हो सकते हैं। फिर कह रहा है कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। बस यही उदाहरण आपको मिल गया।
यही आपका एग्जाम्पल हो गया √4। जो 4 है एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक है जिसका वर्गमूल क्या है, एक परिमेय संख्या है, राइट। अब एक ही नहीं कई सारे ऐसे धनात्मक पूर्णांक हो सकते हैं जिनका जो वर्गमूल है वो एक परिमेय संख्या होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये 4 हो गया, पहले ही 9 हो गया, 16 हो गया। ऐसे ऐसे जो सभी धनात्मक पूर्णांक हैं इनका वर्गमूल क्या होगा, इनका वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगा। इसका वर्गमूल होगा 2, 9 का वर्गमूल आपका होगा 3, 16 का वर्गमूल 4 होगा, और ये सभी 4, 3, 2 परिमेय संख्याएं हैं। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को भी कर लिया, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में एक उदाहरण पूछा था, हमने यहाँ पे 3-3 उदाहरण देख लिए। मेरा मकसद है आपको क्वेश्चन को इतने अच्छे से समझाना कि जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में एकदम छप जाए, और ऐसा ना हो कि 2-4 दिन के बाद फिर भूल जाए। अगर आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और जो भी इसमें बताया जा रहा है उसको सुनेंगे तो डेफिनेटली ये चीजें आपको याद रहने वाली हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके लिए वैसे मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया था, मैंने उसमें समझाया था कि किसी भी अपरिमेय संख्या को आप संख्या रेखा पर कैसे निरूपित कर सकते हैं। खैर यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपको √5 को संख्या रेखा पर दिखाना है। आप जानते हैं संख्या रेखा ऐसे होता है। अब यहाँ पे आपको √5 को संख्या रेखा पर दिखाना है। एक बात तो आप जानते ही होंगे, जब भी संख्या पर √5 आएगा तो उसके पहले √2 आएगा, फिर √3 आएगा, फिर √4 आएगा, उसके बाद कहीं जाके √5 आएगा। इतना बात तो क्लियर है। √5 जब भी आएगा वो √4 के बाद ही आएगा, ठीक है। और √4 का क्या मतलब होता है, √4 का मतलब होता है 2। √4 का मतलब 2 ही होता है ना, 4 का वर्गमूल 2 ही होता है भाई, अभी हमने पीछे देखा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो कड़ी में 5 है वो 2 के बाद आएगा, है ना। इंटरेस्टिंग, कड़ी में जो 5 है वो किसके बाद आएगा, 2 के बाद आएगा। ये बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमको संख्या रेखा पर √5 को रिप्रेजेंट करना है। अब हम जानते हैं कि √5 के पहले संख्या रेखा पर √4 आएगा, √3 आएगा, √2 आएगा, है ना। अब √4 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। 2 का वर्ग 4 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि संख्या रेखा पर जब भी √5 आएगा वो 2 के बाद ही आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे जिसपे कहीं 0 होगा, फिर कहीं 1 होगा, फिर कहीं 2 होगा, फिर कहीं 3 होगा, और इधर ही कहीं 2 के बाद ही √5 भी आएगा। तो चलिए मैं इसको पेपर पर करके आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली इसके बाद जो दोनों सवाल हैं, दोनों सवाल मतलब तीसरा और चौथा सवाल, इन दोनों को मैं आपको पेपर पर ही दिखा दूंगा। ये तीसरा सवाल हो गया, ये चौथा सवाल हो गया। तीसरे सवाल में आपको क्या करना है, आपको कड़ी में 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, और चौथे सवाल में यहाँ पे एक स्क्वायर रूट स्पाइरल यानी वर्गमूल सर्पिल की रचना करना है आपको। वैसे तो ये आपके कक्षा के लिए क्रियाकलाप है, लेकिन ये भी तो एक कक्षा ही है यार, क्लास यहाँ भी चल रहा है, तो इसको भी करके मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। हालांकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, फिर भी एक बार के लिए इसको देख लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये तीसरा क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे आपको √5 को एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए मैं इसको आपको एक पेपर पर करके दिखा देता हूँ, वहाँ पे आप चीजों को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो √5 को संख्या रेखा पर दिखाने के लिए हम लोग सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे, और मैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ पे 1 इंच रखता हूँ, ठीक है। लेट्स से ये पॉइंट 0 है, 1, 2, 3 एंड 4, और ये माइनस का 1 होगा, ये माइनस का 2, राइट। तो हमने यहाँ पे एक संख्या रेखा बना लिया। एक बात का यहाँ पे ध्यान रखें, जब भी आप संख्या रेखा बनाएं तो 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो हमेशा समान रखें। जैसे मैंने यहाँ पे 1 इंच रखा है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब जैसे 0 से 1 के बीच की दूरी, 1 से 2 के बीच की दूरी, 2 से 3 के बीच की दूरी, वो हमेशा एक समान रखना चाहिए, ठीक है। अगर आप इनके बीच की दूरी को कम ज़्यादा करेंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब हमको √5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। मैंने आपसे कहा था जब भी √5 संख्या रेखा पर आएगा तो हमेशा वो √4 के बाद आएगा, और √4 किसके बाद आएगा, √3 के बाद आएगा। ये तो मतलब अभी सी बात है। सबसे पहले संख्या रेखा पर √2 आएगा, फिर √3 आएगा, फिर √4 आएगा, फिर √5 आएगा, फिर √6 आएगा, फिर √7 आएगा, ठीक है। इसी क्रम से संख्या रेखा पर संख्याएं चलती हैं। तो जो √5 है वो हमेशा √4 के बाद ही आएगा, और √4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है ना। √4 का मतलब 2 ही होता है ना, और 2 संख्या रेखा पर कहाँ है, यहाँ पे है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2 पर एक लंब डालेंगे, 90 डिग्री का एक कोण बनाएंगे। मैं D स्केल का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको हम लोग मिला देंगे। एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है, हमको ये पूरा नहीं मिलाना है। ये नहीं कि जिस पॉइंट पे हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट बनाना है पूरा मिला दे, नहीं, हमें उतना ही लंबा लंब की लंबाई रखना है जितना हमारी संख्या रेखा पर 2 संख्याओं के बीच की दूरी है। तो हमारी संख्या रेखा पर 2 संख्याओं के बीच की दूरी कितनी है, 1 इंच है, तो यहाँ पर भी हम लोग उतना ही रखेंगे, 1 इंच, ठीक है। हमको अब एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया। अब इस वाले पॉइंट को हम लोग मिला देंगे 0 से। 0 यहाँ पे है तो हम लोग क्या करेंगे, इससे मिला देंगे, ठीक है। हम लोगों ने इससे मिला दिया। अब हमको यहाँ पे एक त्रिभुज प्राप्त हो गया। लेट से ए है, ए बी है और ए सी है। इसकी लंबाई हमने कितना रखा था, इस लंब की लंबाई 1 इंच, 1 एकक मतलब, और ए एक क्या है, 1 इंच नहीं है। 1 का मतलब ये है हमारे संख्या रेखा पर जो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है वो एक समान है, ठीक है। और यहाँ से ए से सी तक की दूरी कितनी है, 2 एकक है ना। अरे भाई यहाँ से यहाँ तक 1 एकक, यहाँ से यहाँ तक 1 एकक, और यहाँ से यहाँ तक 1 एकक, तो पूरा ए से सी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 एकक। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे हमको एक त्रिभुज मिला है, वो त्रिभुज कुछ ऐसा है, ठीक है। ए बी सी, सी से बी तक की जो लंबाई है वो 1 है, और ए से सी तक की 2 है। अब हमको ए बी बताना है, कितना होगा ए बी,
हम जानते हैं पाइथागोरस का प्रमेय, कर्ड स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ड का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर, जिसको हमको ज्ञात करना है, पता नहीं है। लंब क्या है, BC है, और BC का वैल्यू क्या है 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस होगा। आधार क्या है, AC है, AC का वैल्यू क्या है 2 है, यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो AB स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4, यानी कितना 5। AB स्क्वायर बराबर 5। अब हमको अगर AB ज्ञात करना है, बराबर की दूसरी ओर जब स्क्वायर जाता है तो क्या हो जाता है, कर्डी बन जाता है। AB का वैल्यू क्या आया, √5 आया, जिसको हमको संख्या रेखा पर दर्शाना था। लेकिन ये तो संख्या रेखा पर है ही नहीं, ये तो यहाँ पे है ना, इस पॉइंट पे है। इसको हमको संख्या रेखा पर लाना है। कैसे लाएंगे, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा एक प्रकार का। हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को संख्या रेखा पर लाने के लिए वो बिंदु से एक आर्क बना देंगे। ठीक है, तो ये चाप जिस बिंदु पे काटा है संख्या रेखा को, वही वो बिंदु होगा जो कर्डी में 5 को संख्या रेखा पर दिखाएगा। राइट, लेट से इसको हम लोग D मान लेते हैं। तो संख्या रेखा पर इस तरह से आप कर्डी में 5 को दिखा सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाया है। उसके बाद हमको कर्डी में 5 को संख्या रेखा पर दर्शाना था। हमें पता है कि कर्डी में 5 कर्डी में 4 के बाद आएगा, और कर्डी में 4 का जो मतलब होता है वो 2 होता है। तो हमने 2 पे क्या किया है, एक लंब खींचा है। ठीक है, एक 90 डिग्री का 2 पे एक कोण बनाया है, और लंब की लंबाई हमने उतना ही रखा है जितना हमने संख्या रेखा पर अपने 2 बिंदुओं के बीच की दूरी रखा था। उसके बाद हमें जो पॉइंट मिला है उसको हमने 0 से मिला दिया है। इस तरह से हमको एक त्रिभुज प्राप्त हो गया है ABC। अब हमको A से C का वैल्यू पता है 2 है, और B से C का वैल्यू 1 है। इस तरह से हम लोग पाइथागोरस के प्रमेय का यूज करके यहाँ पे A से B तक की लंबाई, मतलब इस वाले रेखाखंड की लंबाई हम लोगों ने निकाल लिया है, जिसका वैल्यू आया है कर्डी में 5। अब कर्डी में 5 यहाँ था, इसको हमको संख्या रेखा पर लाना था। तो इसके लिए हमने क्या किया है, हम लोगों ने A को केंद्र मानकर एक चाप डाल दिया है यहाँ पे। तो ये बिंदु जो है संख्या रेखा पर आ गया है, और जहाँ पे ये चाप संख्या रेखा को काटा है वो बिंदु D है, और वही बिंदु क्या है, कर्डी में 5 को दर्शा रहा है संख्या रेखा पर। तो इस तरह से आप लोग √5 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमारा जो चौथा क्वेश्चन है उसमें आपको एक वर्गमूल सर्पिल की रचना करना है, स्क्वायर रूट स्पाइरल। इसमें उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे रखा है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि सबसे पहले आपको एक बिंदु O लेना है, यहाँ पे O बिंदु उन्होंने लिया है, और फिर एकक लंबाई का एक रेखाखंड यहाँ पे खींचा है इन्होंने, एकक लंबाई का एक रेखाखंड OP1। फिर क्या किया इन्होंने, P1 पर एक लंब डाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसका लंबाई उतना ही रखा है जितना इस एकक का लंबाई था। फिर उनको एक बिंदु P2 मिला है, फिर P2 पर एक लंब डाला है इन्होंने, हाँ, इसको मिला दिया है उसके बाद। तो चलिए इसको हम लोग करके देख लेते हैं। हालांकि जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये वाला जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, फिर भी हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इस चित्र में जितना दिया है उतना हम लोग पहले कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने एक रेखाखंड OP1 लिया है, मैं 1 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो अपने एकक का लंबाई 2 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, मैं फिलहाल 1 सेंटीमीटर रख रहा हूँ। ये पॉइंट इन्होंने क्या दिया है, इसका नाम O दिया है, और इसका P1। राइट, फिर हम क्या करेंगे, P1 पर एक लंब डालेंगे और लंब की लंबाई 1 सेंटीमीटर रखेंगे। मैं आपको बस प्रोसेस बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये कितना है, 1 सेंटीमीटर है। अब फिर इसको हम लोग मिला देंगे किससे, O से। राइट, ये बिंदु क्या मिला हमको, P2 मिला। फिर वही काम करेंगे, P2 पर भी एक लंब डालेंगे 90 डिग्री का। ठीक है, और लंब की लंबाई कितना रखेंगे, आपको पता है जितना हमने एकक लिया था, यानी 1 सेंटीमीटर, और फिर इसको मिला देंगे। राइट, ये क्या मिला हमको, P3। फिर इस पर भी एक लंब डालेंगे। बेसिकली अब यही आपको रिपीट करना है बार बार। बाद में आपको लगभग 10-15 बार जब आप लोग रिपीट करेंगे तो एक स्पाइरल रूट आपको मिल जाएगा। मैं रफली बना रहा हूँ ऐसे, तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, बस आप प्रोसेस सीखिए। ठीक है, ये पॉइंट क्या होगा, P4। फिर हम लोग इस पर भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, और लंब की लंबाई कितना रखेंगे, 1 सेंटीमीटर। फिर इसको मिला देंगे केंद्र से। ठीक है, अगेन इस पर भी एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, और लंब की लंबाई 1 सेंटीमीटर। ये P5 है, ये P6 होगा। 90 डिग्री फिर से बनाते हैं इस पे, P6 पे। राइट, ये P7 है। हमने P14 तक बना लिया है, 15 की बारी है। ये P15 है, P15 पे भी हम लोग एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। राइट,
तो इस तरह से आप लोग इसको और आगे तक बना सकते हैं। हमने एक बड़ा सुंदर सा स्क्वायर रूट स्पाइरल यानी वर्गमूल सर्पिल बना लिया है। ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हैं। यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं OP1 1 है, OP2 √2 है, OP3 √3 है, OP4 √4 है, इसी तरह OP6 √6 है, OP9 √9 है, OP13 √13 है, OP14 √14 है, OP15 √15 है और OP16 √16 है। मतलब हमने √16 तक वर्गमूल सर्पिल की रचना कर ली है और ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। आप अगर इसको और बड़ा बनाएंगे तो और सुंदर लगेगा। तो इसी चौथे क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 के सही प्रश्नों को हल कर लिया है। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चंस को हल करेंगे। आप लोग इसके प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें क्लास 9th मैथ के सारे चैप्टर्स के सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। थ्योरी के साथ मैंने बड़े ढंग से चीजों को समझा करके आप लोगों को सोल्यूशन करवाया है। तो उस प्लेलिस्ट को जरूर से एक्सेस कर लीजिएगा। वहां से आप लोग क्लास 9th का मैथ बड़े आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो आई होप जितने भी सवाल मैंने इस वीडियो में आपको बताए वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई सवाल नहीं समझ में आया है या फिर किसी सवाल में कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको जवाब दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 के सवालों को हल करेंगे। अगर इस प्रश्नावली के सभी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।